साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास में और आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन के अंतर्गत ज्योग्राफी भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण नए टॉपिक की। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कृषि देखा, कृषि में क्रांति देखा, अनुसंधान केंद्रों को देखा और फिर हमने उसका क्वेश्चन आवर भी किया। तो वहां पर कृषि से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था वो आपको बताया गया। अब हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत एक और नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम भारतीय वनस्पति या भारतीय वन, जिसको साधारण भाषा में वन भी कह सकते हैं, जंगल भी कह सकते हैं, फॉरेस्ट भी कह सकते हैं और अंग्रेजी में इंडियन वेजिटेशन भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भारत में वनों का क्या स्वरूप है, किस प्रकार से इसका विस्तार है, वनों को किन किन प्रकार में बांटा जाता है, इन सब की बात करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना है कि वन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक सवाल वन से निश्चित तौर पर पूछा जाता है हर एग्जाम में, क्योंकि वन जीवन को संचालित करता है। वन है तभी जीवन। जितने भी आज ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंजेज की बात हो रही है, पर्यावरण परिवर्तन की बात हो रही है, ये सब इस वन के इफेक्ट के रूप में देखा जाता है कि वन का ही एक प्रभाव है जो कभी ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, कभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा के रूप में, कभी जलवायु परिवर्तन के रूप में देखने को मिल रहा है। चाहे वो वन के सकारात्मक या नकारात्मक सभी पहलुओं पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि वनस्पति या वन जो है वो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। पृथ्वी पर या किसी भी देश में वन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए और वन को किस रूप में हम बचा कर रख रहे हैं, इसी पर हम लोग बात करेंगे इस पूरे टॉपिक में। तो पहले तो वन का एक बेसिक मौलिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वन है क्या और किस प्रकार वन का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले कि जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल के लिंक को अपने अपने सभी ग्रुप में शेयर करें। क्वेश्चन आवर के लिए तैयार हैं, जो भी पढ़ें ध्यान रखें कि क्वेश्चन आवर उसका टॉपिक के अंत में जब चैप्टर समाप्त होगा तो उसमें आप पूरा कॉन्सेप्ट के साथ उसको हल करने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन वेजिटेशन या वन। तो वन में ध्यान रखना है कि वन में कई महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला तो सिंपल हम लोग इसको वन ही कहते हैं। अब इस वन में वन्य जीव भी हैं। वन्य जीव में जीव के साथ साथ जंतु भी, इसके अलावा प्राकृतिक पशु जितने भी जानवर हैं और साथ ही साथ पशुओं पर क्रूरता और पशुओं का संरक्षण। ये ध्यान रखना है, जो टॉपिक यहां लिखा जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना टॉपिक है इसके अंतर्गत जिसको हम लोग को समग्र रूप में एक बेसिक तौर पर अध्ययन करना है। तो क्या क्या हो गया? वन है, वन जीव जंतु है, प्राकृतिक पशु, पशुओं पर क्रूरता और पशुओं का संरक्षण। ये सभी जो विषय वस्तु है जो हम लोग स्टडी करते हैं ये विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो संविधान में इसको समवर्ती सूची में जगह दिया गया और समवर्ती सूची का मतलब इसमें राज्य और संघ का मतलब देश, मतलब राज्य भी, और संघ का मतलब सिंपल समझे तो समझेंगे केंद्र सरकार। तो ये दोनों अलग अलग रूप में इंडिपेंडेंट तौर पर कार्य कर सकते हैं। तो ये समवर्ती सूची का विषय है इसलिए कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए, पृथ्वी के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, सब के लिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें इन सभी चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो वन या वन जीव जंतु, प्राकृतिक पशु, पशुओं पर क्रूरता और पशुओं का संरक्षण, जितने भी हैं, किसी भी जानवर को आप शोषण नहीं कर सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसे पीट नहीं सकते, उसका शिकार नहीं कर सकते। ये जो अधिनियम बना हुआ है समवर्ती सूची के अंतर्गत वो सब इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। और इसी को ध्यान में रख करके हम लोग को वन और वन्य जीव, पशु पक्षी और जितने भी वनों से संबंधित घटक हैं वो सब का एक समग्र अध्ययन करना, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु। तो इसी के आधार पर हम लोग वनों को समझने का प्रयास करें
अब यहां ध्यान दें कि जब वनों को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले तो इसके महत्व को जानने के लिए वन का थोड़ा सा एक मौलिक विषय वस्तु को जानना। और वो मौलिक विषय वस्तु क्या है कि वन, जिसको हम हिंदी में वन कह रहे हैं, इसको नॉर्मली अंग्रेजी में फॉरेस्ट कहा जाता है। तो फॉरेस्ट मतलब वन या जंगल या वनस्पति, कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें हमने कहा सब कुछ शामिल है। वन, वन जीव, पशु, पशुओं के प्रति संरक्षण या पशुओं के प्रति क्रूरता जो हम लोग करते हैं मानवीय क्रियाओं के द्वारा, इन सब को इसमें शामिल किया जाता। और ये जो फॉरेस्ट है वर्ड जिसको नामकरण किया गया है, ये इस वन के महत्व को प्रदर्शित करने का काम करता है। और इसी प्रदर्शन को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे तो इसको एक महत्व को देखते हुए आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है वन हमारे लिए। तो ध्यान रखना है कि वन में 6 लेटर है और 6 इसके क्षेत्र के विशेषताओं को दर्शाता है। तो एफ फॉर फूड होता है। एफ फॉर फूड, फूड मतलब भोजन। तो पहले तो ध्यान रखना है कि जो हमको भोजन मिल रहा है या पृथ्वी पर भोजन जो उपलब्ध है जीव जंतुओं को, उसके पीछे जंगल ही है। अगर जंगल नहीं हुआ तो भोजन नहीं मिलेगा किसी को, जो नॉर्मली हम लोग भोजन कर रहे हैं। क्योंकि भोजन पौधे द्वारा बनाया जाता है और पौधे जंगल में होते हैं। बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग कि पृथ्वी पर जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसका सबसे मौलिक आधार फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण वनस्पति या वन में मौजूद प्लांट, पौधे, वृक्ष करते हैं। तो जितना भी भोजन चाहिए वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वनों पर ही निर्भर है। हम लोग आज कृषि कार्य करते हैं तो कृषि कार्य से हमें भोजन मिलता है, लेकिन वो कृषि कार्य के लिए वर्षा चाहिए और वर्षा तभी होगी जब वन होगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं कि वन चाहिए निश्चित तौर पर। अब आगे ध्यान दें तो एफ फॉर फूड होता है और ओ फॉर ऑक्सीजन होता है, O2। तो भोजन तो चाहिए ही और जिंदा रहने के लिए सांस लेना भी जरूरी है। और सांस में क्या चाहिए तो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए हमें। और ऑक्सीजन से जो CO2 निकलता है श्वसन के बाद, वो CO2 चाहिए जंगलों को, पौधों को, ताकि वो प्रकाश संश्लेषण कर सके। और ये दोनों चीज इन वनों के इंटरेक्शन से ही होता है। तो F फॉर फूड, O फॉर ऑक्सीजन। तो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है। बिना ऑक्सीजन के आज अधिकांश जानवर जो पृथ्वी पर जी रहे हैं वो जी नहीं पाएंगे। कोविड-19 काल में या आज प्रदूषण की बात हो रही है तो सब जंगल का ही प्रभाव है। जंगल जब ज्यादा था तो वातावरण स्वच्छ था। आज जंगलों को काट करके मानव ने शहर बनाया, बड़े बड़े शहर का विकास किया। जंगल घट रहे हैं, परिणाम स्वरूप प्रदूषण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट कर रहा है। तो फूड मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। आर फॉर जो चाहिए अगला वो है रेन फॉल, कि वर्षा जो चाहिए कि बारिश की बूंदें गिरे, इसके लिए वन चाहिए। बिना वन का वर्षा नहीं होता। बिहार जैसे राज्यों में पता है आपको कि जन जीवन हरियाली यात्रा या अभियान चल रहा है और बिहार सरकार चाहती है कि हमारे यहां 17% क्षेत्रफल पर हरित आवरण होना चाहिए 2020 तक। तो ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका एक ही उद्देश्य है कि वर्षा अच्छे से हो सके। वन का अगर एरिया क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वर्षा अच्छी मात्रा में होगा और वर्षा पर ही कृषि का डिपेंडेंट है। तो यहां पर देख रहे हैं भोजन, ऑक्सीजन, रेनफॉल। और ई फॉर इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट वातावरण। तो ई फॉर इन्वायरमेंट मतलब वातावरण जो जीवन जीने के लिए चाहिए वो इसी पर डिपेंडेंट है। तो ये सब देख रहे हैं कि जो भी टर्म यहां पर आ रहा है वो पृथ्वी पर जीव जंतुओं के लिए जीवनदायी है, इसके बिना जीवन चल नहीं सकता। अब यहां इन्वायरमेंट की बात आ गई। और एस फॉर सॉइल कंजर्वेशन होता है। सॉइल कंजर्वेशन मतलब मृदा का संरक्षण, मृदा संरक्षण। तो हमने पढ़ा है मिट्टी में कि मिट्टी की अपर्दन क्रिया होती है और अपर्दन क्रिया को बचाना है या कम करना है, कंट्रोल करना है तो पौधा लगाना पड़ेगा। और पौधे लगाने से मिट्टी के संरक्षण में मदद मिलता है। आप मिट्टी को बचा सकते हैं उसके मिटने से, उसके कटने से,
बारिश के धुलने से, नदियों के कटाव से आप उसको रोक सकते। तो यहां पर सॉइल कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मृदा के मृत्यु को रोकता है, मृदा को जिंदा रखता है। तो इस रूप में एस फॉर सॉइल कंजर्वेशन, और जब लास्ट में फॉरेस्ट का जो प्लांट है जब डेवलप होकर अपना पूरा जीवन जी लेता है, तो उसके डेड बॉडी या उसके मृत शरीर से हम लोग टिम्बर प्राप्त करते हैं। टिम्बर मतलब लकड़ी। तो देख रहे हैं कि एक एक चीज ही सभी इतने महत्वपूर्ण है कि इसके बिना पृथ्वी पर खासकर मानव का तो जीवन नहीं चल सकता। और इसलिए ये वन के महत्व को देखते हुए इन लेटर से जोड़ करके फॉरेस्ट का निर्माण किया गया। अब इसी संदर्भ में हम लोग को सब कुछ को ध्यान रखना कि फूड किस रूप में है, ऑक्सीजन का क्या उपस्थिति है, रेनफॉल की क्या स्थिति है, वातावरण से कितना ये फ्रेंडली है, सॉइल कंजर्वेशन में क्या भूमिका निभा रहा है, और टिम्बर के रूप में कौन कौन से प्लांट हमारे लिए उपयोगी हो जाता है वनों में। तो इसी सब संदर्भ को ध्यान में रख करके जब इतना वाइड एस्पेक्ट है वनों का, तो इसको अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसलिए एग्जाम में इन महत्व को देखते हुए बार बार यहां से सवाल पूछा जाता है, कभी फूड से, कभी ऑक्सीजन से, क्लाइमेट से, रेनफॉल से, सॉइल कंजर्वेशन से, या टिम्बर से जोड़ करके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और इसलिए भी पूछता है कि ये करंट का इशू है, और करंट के इशू में ध्यान रखना है कि जंगल, वन, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, ये सब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के लिए। तो इन्वायरमेंट से संबंधित कोई भी घटना घटे तो उस पर जरूर नजर रखें, कोई भी न्यूज बन जाए तो उसको जरूर ध्यान रखें। अब आगे चलें तो इन्हीं महत्व एस्पेक्ट को देख करके जब वनों को हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले वनों के प्रकार की बात आती है। तो ध्यान रखना है, पहले हम लोग वनों के स्वरूप का अध्ययन करेंगे, और तब हम लोग सबसे पहले टाइप ऑफ फॉरेस्ट की बात करें, वनों का प्रकार। और जब वनों के टाइप्स की बात आती है तो वनों के प्रकार में कई तरह के विशेष फीचर के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। वो वन कैसे विकसित होते हैं, उनके लिए क्या क्लाइमेट चाहिए, किस तरह के एनवायरमेंट चाहिए, किस तरह के पौधे का उसमें विकास होता है, पौधे के प्रक्रिया की क्या होती है, कैसे वो जीवन शैली जीते हैं, इन सबों के आधार पर वनों को अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। और जब सबसे पहले वनों को बांटते हैं तो सबसे पहला जो आधार होता है बांटने का, वो होता है वनों का वर्गीकरण वर्षा के आधार पर। तो वर्षा की मात्रा के आधार पर सबसे पहले वर्गों मात्रा के आधार पर वनों का वर्गीकरण हम लोग को देखना होता है सबसे पहले। तो मात्रा के आधार पर हम लोग वनों का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, कि वर्षा की मात्रा के आधार पर वन क्या हैं और किस प्रकार दिखते हैं, किन किन क्षेत्रों में ऐसे वनों का विस्तार पाया जाता है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना है, दोनों इंटर रिलेटेड है, वन है तो वर्षा है, और वर्षा है तो वन है। जहां वर्षा होगा वहां वन होगा, जहां वर्षा नहीं होगा वहां वन या वनस्पति भी कम मिलेगा। दूसरा कि वर्षा अगर अधिक होगी तो वन भी अधिक मिलेगा, और वर्षा कम होगी तो वन या पौधे कम मिलेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, डिपेंडेंट है। वर्षा के लिए वन चाहिए और वन के लिए वर्षा चाहिए, और इसीलिए सबसे जो बेसिक आधार है वनों को बांटने का, वो वर्षा की मात्रा। और इसी वर्षा की मात्रा पर जब वनों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको कई तरह के वन मिलेंगे। और इसमें जो वनों का वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 3 वर्ग में बांट करके वर्षा की मात्रा पर वनों को अध्ययन किया जाता है। तो वही 3 प्रकार हम लोग को एक एक करके देखना, जिसमें पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसका नाम है उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पहला जो टाइप है वर्षा के आधार पर। तो जब वर्षा की मात्रा को देखना है तो सबसे ज्यादा आपको वर्षा की मात्रा को फोकस करना होगा, और ये तब ज्यादा समझ में आएगा
जब हम लोग वर्षा भी पढ़ लेंगे मतलब क्लाइमेट को पढ़ लेंगे, क्योंकि भारत में क्लाइमेट मतलब वर्षा, और वर्षा जो है क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। तो वहां पर जब देख लेंगे तो ये दोनों को जोड़ करके आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहला जो टाइप आपको है वर्षा का धातु वो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार में। तो नाम से स्पष्ट है, तो नाम पर बिल्कुल फोकस करना है, कोई भी टर्मिनोलॉजी आए तो उसको ध्यान रखना है। तो सब लोग जानते हैं कि उष्ण मतलब उष्ण वर्ड जो आता है वो गर्म के लिए आता है, कटिबंध मतलब क्षेत्र होता है, ये ध्यान रखना। और सदाबहार मतलब हमेशा हरा भरा रहने वाला, ये ध्यान रखना है, हमेशा हरा भरा रहने वाला। सदा मतलब ऑलवेज, और ग्रीनरी होगा, एकदम हरा भरा दिखे। तो टर्म को ध्यान रखें, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पहला। अब यहां क्या है कि क्षेत्र याद रखना है, गर्म क्षेत्र होगा, और गर्म क्षेत्र जहां होता है और वहां अगर वाटर अवेलेबल है, समुद्र का क्षेत्र है, तो वाटर वाष्प में तब्दील होता है गर्मी की वजह से, और जब वाष्प कंडेंस होता है बादल में तो घनघोर वर्षा होती है। और जब घनघोर वर्षा होगी तो वहां पर पौधे बहुत ज्यादा विकसित होंगे। और इसी रूप में आपको ध्यान रखना कि ये गर्म क्षेत्र में है, और गर्म क्षेत्र में ऐसे वन जो सालों भर हरे भरे रहते हैं उसको उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माना जाता है। तो उष्ण कटिबंध विषुवत रेखा के आसपास, पृथ्वी पर जब जोड़ लेंगे तो उष्ण कटिबंध विषुवत रेखा से थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे, जब हम लोग बांटेंगे थर्मल बेल्ट के रूप में पूरे वर्ल्ड को, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि कैसे कहां गर्मी पड़ती है, कहां मीडियम गर्मी पड़ती है, कहां ठंड पड़ता है, कहां बर्फ पड़ता है। तो उसके आधार पर यह पृथ्वी का सबसे गर्म जोन है, सबसे हॉट एरिया है। और हॉट एरिया होने की वजह से ध्यान रखना है कि यहां जो क्षेत्र है ये अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो ये ध्यान रखना है, पहला तो यही पॉइंट पूछ देगा कि अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र में किस प्रकार के वन मिलते हैं। तो कहेंगे अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र में सदाबहार वन मिलते हैं। तो वर्षा अत्यधिक है इसलिए पौधे हरे भरे हैं, पानी खूब है, मॉइस्चर है, नमी है, वेजिटेशन को पोषक तत्व अधिक है, और परिणाम स्वरूप पौधे बहुत डेवलप होते हैं यहां पर। और अत्यधिक वर्षा का जो जोन माना जाता है, जब क्लाइमेट पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहां जो वर्षा होगी वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। तो ध्यान रखना है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवर ग्रीन फॉरेस्ट। बिल्कुल आसान है। अब यहां ध्यान दें कि जब अधिक वर्षा है तो पेड़ पौधे का विकास अधिक होगा, और अधिक विकास होगा तो ध्यान रखना है कि जो वन होगा यह सबसे घना वन होगा, डेंस एरिया। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ देगा कि सबसे घना वन होता है कौन वन, तो सदाबहार वन। घना कहने का मतलब कि एक प्लांट है यहां तो बगल में दूसरा प्लांट है, तीसरा प्लांट है, बहुत छोटे बड़े बहुत सारे प्लांट्स हैं, स्पेस बिल्कुल कम है, खाली नहीं है, बीच बीच में गैप्स नहीं है। तो पूरा डेंस प्लांट का विकास हो गया बहुत घनीभूत होकर के। तो ध्यान रखना है कि यह सबसे घना वन होता है। और जब घना वन हो गया तो एक पौधे ऐसे हैं और इसके बगल में दूसरा तीसरा चौथा पौधा। और पौधे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रकाश होता है। हमने कहा प्रकाश संश्लेषण करना है, भोजन बनाना है, वही भोजन पौधे भी लेंगे और हम जैसे जानवर भी लेंगे। तो प्रकाश चाहिए, लेकिन पौधा बहुत सटा सटा है तो धूप प्राप्त करने के लिए पौधों में कंपटीशन होता है, और परिणाम स्वरूप पौधे चाहते हैं कि हम सबसे ऊपर रहें ताकि हमको सन का जो रोशनी है वो हमको मिलता रहे ज्यादा से ज्यादा। जो नीचे हो जाएगा, जो नीचे शायद छोटा होगा उनको तो इसकी छाया मिलेगी, धूप नहीं मिल पाएगी। और परिणाम स्वरूप यहाँ जो पौधे होते हैं वो काफी लॉन्ग लेंथ के होते हैं, सबसे लंबे लंबे पौधे मिले। तो ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पौधे अत्यधिक लंबे होते हैं। पौधे जो होते हैं अत्यधिक लंबे होते हैं, लंबाई बहुत अधिक होगा। और लंबाई जब बात करेंगे तो कभी कभी लंबाई 60 मीटर तक देखी जाती है। तो 60 मीटर समझ सकते हैं कि लगभग ये 60 मीटर का मतलब हो गया
200 फीट हाइट का। तो 200 फीट हाइट बहुत ऊंचाई हो गया। तो ये ध्यान रखना है कॉन्सेप्चुअली सर कि अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र में है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए, सबसे घना वन है, पौधे अत्यधिक लंबे होते। इसके अलावा इस वन का एक सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता, यहां जैव विविधता बहुत अधिक पाया जाता है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता भी क्या होगा, अधिक होगा। और जैव विविधता का मतलब क्या कि अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर यहां पर विकसित होंगे। तो अनेक प्रकार मतलब संख्या बहुत होगा, पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, डिफरेंट टाइप के पौधे हैं तो बहुत तरह के पौधे हैं, जानवर हैं तो कीड़े मकोड़े से लेकर जंगल में शेर हाथी सब रह सकता है। तो ध्यान रखना है कि अनेक प्रकार के, और इस मामले में सबसे अधिक जैव विविधता वाला वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ही होता है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे अधिक जैव विविधता है और सबसे अधिक घना वन है। लेकिन ध्यान रखना है ये वन जो है टिम्बर के दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है। क्या मतलब कि हमने कहा कि लास्ट में टिम्बर मिलता है, इससे लकड़ी। मान लीजिए जंगल है और जंगल में पौधा अपना उम्र पूरा कर लिया और बूढ़ा होकर के पौधा डेड हो गया, सूख गया, वो ड्राई हो गया। तो ड्राई होने के बाद ही उस पौधे को हम टिम्बर के रूप में फर्नीचर उपस्कर बनाते हैं, कुर्सी पलंग टेबल बेंच ये सब बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। तो वो जो ड्राई हो गया है, जो टिम्बर के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, तो इस टिम्बर के लिए यहां पर आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक नहीं दिखाई पड़ता है। कारण क्या है, ये बहुत घना वन है, और जब घना वन होता है तो पौधे इतने नजदीक है कि मान लीजिए बीच में कोई पौधा सूख गया तो इसको काट कर निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि इसको काटने के लिए आपको अगल बगल के कई हरे भरे वृक्ष को भी काटना पड़ेगा। और जब हरे भरे वृक्ष को काटेंगे तो वन का विनाश होगा, और ये वन अधिनियम के खिलाफ है। किसी भी पौधे को आप नहीं काट सकते। इवन कि आपके खेत में भी पौधा लगा हुआ है तो बिना वन विभाग के परमिशन के, अनुमति के, आप अपने वृक्ष को भी नहीं काट सकते। जब तक कोई पौधा ड्राई ना हो जाए, सूख ना जाए, उसकी उम्र पूरी ना हो जाए, तब तक नहीं काट सकता, क्योंकि वन पर ही पूरा मानव का जनजीवन डिपेंडेंट है। तो ये ध्यान रखना है आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है, क्योंकि पौधे को अंदर से काट कर निकालना बहुत मुश्किल है। तो इतना चीज ध्यान रखना। अब यहां पर जो दृष्टिकोण है कि महत्वपूर्ण क्या है, क्यों, इसके लिए हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण, तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो वन होगा, ये वन क्षेत्र मुख्य रूप से मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध होगा। मसालों की खेती खूब होगी यहां पर, तो ये ध्यान रखना। तो एग्जाम में पूछ देगा कि मसालों की खेती होती है किस प्रकार के वनों में, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो भारत में मसाला आपको पता है, हमने कहा है मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं, और केरल के जोन में ये वन खूब मिलता है। तो वन जहां होगा इस तरह का, वह मसालों की खेती हो। अब यहां के बाद ध्यान दें कि जब वनों की बात करते हैं तो इन वनों में कई तरह के पौधे हैं जो आपको ध्यान रखना, जो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाए। और टिम्बर प्लांट या पौधे के रूप में अक्सर आपसे पूछने वाला जो प्लांट है उसका नाम याद रखना, और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जो है पौधे का वो ध्यान रखना। तो लंबे लंबे पौधे ज्यादा मिलते हैं, और उस रूप में ध्यान रखना कि इस जंगल में बांस, बेत, रोजवुड, आयरन वुड, महोगनी, एमोनी, सिंकोना, नारियल, तार, ये सब मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर ध्यान रखना इन पौधे को, पता होगा कि बांस बहुत लंबे लंबे होते हैं,
और इसलिए बांस यहां पर एक प्रमुख वृक्ष के रूप में, बांस के अलावा बेर, रोजवुड, आयरनवुड, महोगनी, एमोनी, सिंकोना और सिंकोना के अलावा नारियल तथा बेंत का, नारियल तथा तार के पौधे बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अब यहां ध्यान रखें कि अब इन पौधे में अगर एक पौधा इसको देखें सिंकोना को, तो सिंकोना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान रखना है कि सिंकोना एक ऐसा पौधा है जिसके छाल से कुनैन प्राप्त होता है। कुनैन बार बार पूछता है एग्जाम में, और छाल से जो कुनैन प्राप्त होता है, इस कुनैन से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। और एग्जाम में पूछा है कई बार कि मलेरिया की दवा का निर्माण किया जाता है किस पौधे से, तो पौधा सिंकोना है, और सिंकोना का छाल से कुनैन प्राप्त होता है, और इसी कुनैन से मलेरिया के लिए मेडिसिन, जो एक पारासिटिक बीमारी है, पारासाइटिक प्लाज्मोडियम के कारण मच्छर के काटने से जो होता है और लाखों लोगों की जान ले लेता है, तो इस मलेरिया से बचाव के लिए सिंकोना के छाल का प्रयोग होता है। और ये सिंकोना जो है सदाबहार वन का एक महत्वपूर्ण पौधा है। और ये सब एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा पौधा, महोगनी पूछा गया है, सिंकोना पूछा गया है, कि ये सब पौधे जो हैं किस वन के मुख्य पौधे के रूप में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो वैसा वन जो गर्म प्रदेश में हो, जहां वर्षा अधिक हो, वहीं पर ऐसे वनों की विस्तार पाई जाती है। अब यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में इसका वनों का विस्तार, या भारत के वन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके विस्तार पर ध्यान रखना है कि ये वन भारत में कहां कहां मिलेगा। और जब विस्तार की बात करेंगे तो 3-4 महत्वपूर्ण एरिया है, जो कि आपने पढ़ा है या पढ़ेंगे आगे। ये भारत हमारा, और ऐसे भारत का वर्षा का जोन है, ये पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ा हमने, ये पूर्वी घाट पर्वत पढ़ा, और इधर जो है आसाम का क्षेत्र है। मुख्य रूप से वर्षा जो होती है यहां से उठती है दक्षिण पश्चिम मानसून, और इधर आकर के टकराती है, तो सबसे ज्यादा वर्षा यहां होता है। आगे बढ़ेंगे तो इधर चल के ऐसे वर्षा हमने पढ़ा कि यहां पर जो गारो खासी चिन्ह है, यहां वर्षा होती है, तो इन क्षेत्रों में। इसके अलावा इधर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर लक्षद्वीप, तो ये सब ऐसे ही चलने वाली मानसूनी हवा, और मानसूनी हवा को जहां जहां अवरोध मिलता है, रुकावट मिलता है, वहां पर भारी वर्षा देखने को मिलती है। अर्थात वर्षा के लिए जहां जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगा, वहीं पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। और इस रूप में जो विस्तार है भारत में, वो ध्यान रखना है कौन कौन, तो पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल पहला। दूसरा, पूर्वोत्तर भारत, जो गारो खासी जयंतिया का क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसके अलावा अंत में लक्षद्वीप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतना चीज आप ध्यान रखें। तो कौन कौन हो गया, तो पहला हो गया कि पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, मतलब ये पश्चिमी घाट पर्वत है, तो इसके इधर वाला एरिया में, जब हमने केरल में मसाले की खेती होती है, तो केरल, कर्नाटक, ये सब क्षेत्र में। इसके अलावा जो वर्षा यहां से हवा आई, और यहाँ जो वर्षा की पूर्वोत्तर भारत है, असम, मेघालय, ये सब, मिजोरम, मणिपुर, तो देखते हैं वहां वन बहुत है, तो यहाँ ध्यान रखना है ये क्षेत्र है। इसके अलावा लक्षद्वीप यहाँ, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ, तो ये सब वो जोन है जहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वनों के पहला प्रकार, जो हम लोग को वर्षा के आधार पर देखना। तो वर्षा सबसे अधिक जहां होगी, वहीं पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो पहला जो टाइप है यही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब आगे चलें तो इसी वन में वर्षा का जो आधार पर वितरण किया गया है, वो है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम दूसरा टाइप में हम लोग लेंगे। और जो दूसरा टाइप है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन।
उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। बहुत इंपॉर्टेंट, पहला टाइप था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, एवर ग्रीन फॉरेस्ट। यहां जो है डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, या इसी का दूसरा नाम पर्णपाती वन भी है, पर्णपाती वन, या इसी का तीसरा नाम आर्द्र पतझड़ वन भी है मुख्य रूप से। तो ये एक दूसरा टाइप वनों का, और वन हम कह रहे हैं बार बार कि वन एक ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो पहला तो हमने देखा जो सबसे अधिक वर्षा वाला जोन था उसके आधार पर वर्षा का वितरण, जो हमने देखा भारत में कहां कहां है। अब आगे चलें तो ध्यान रखना है कि दूसरा टाइप, और दूसरा टाइप जो है ये वन नाम से स्पष्ट है, पर्णपाती, या इसी को पतझड़ कहते हैं। तो प्लांट में क्लाइमेट के आधार पर उसकी फिजियोलॉजी होती है, शारीरिक क्रिया। सदाबहार वन में पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती है, कोई समस्या नहीं है साल भर में किसी भी मौसम। लेकिन यहां आते आते वन को वर्षा उतनी नहीं मिलती है जितनी सदाबहार वन को मिलती है। तो वर्षा कम है, इसलिए पौधे अपने फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं और अपने शारीरिक क्रिया में एक क्रिया करते हैं स्पेशल। और क्रिया क्या है कि साल में एक बार अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं। एग्जाम में पूछेगा यहां से सवाल, हम लोग बायो पढ़ते तो पूछता कि पत्तियां पीली होकर गिरती है किसके कारण, तो पढ़ते हैं एफसीसी के एसिड के कारण। पौधे में फल पक करके गिरते हैं किसके कारण, एफसीसी के एसिड के कारण। तो पौधे में एक क्रिया है फलों को, पत्तियों को गिराने की। अब यहां जब गिराने की बारी आती है तो पौधे ऐसा करते हैं कि साल में एक खास सीजन आता है और उस समय पौधे अपने सभी पत्तियों को झाड़ देते हैं और पत्तियां झड़ करके गिर जाती और पूरा पौधा लगेगा नंगा हो गया, नेकेड प्लांट दिखेगा। तो चूंकि पत्तियां एक समय गिर जाती है इसलिए इस पौधे को पर्णपाती वन या पतझड़ वन के रूप में देखा जाता है। तो क्यों गिरा रही है, क्योंकि प्लांट को पानी हर समय नहीं मिलता और जिस समय पानी की कमी होने लगती है वो पत्तियां पानी की कमी के कारण झड़ती। क्योंकि पौधे को पता होना चाहिए पौधे में पत्ती पर ही क्या होता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, ऐसे किरणें पड़ती है और किरणों के कारण प्रकाश की गर्मी से वाष्प निकलता है और वाष्प निकलने से रोकने के लिए पत्तियों को हटना पड़ता है क्योंकि पानी कम है और अगर ज्यादा वाष्प निकलेगा धूप से तो पौधे सूख जाएंगे और इसी के चलते पत्तियां गिराने का एक प्रक्रिया देखा जाता है। तो ध्यान रखना है पत्तियों के गिराने की वजह से, झड़ने की वजह से इसको पर्णपाती वन या पतझड़ वन कहते हैं। अब यहां ध्यान दें कि ये जो पतझड़ वन है ये सदाबहार वन के बाद दूसरा बड़ा वन है और इसको थोड़ा सा उससे कम वर्षा चाहिए या कम वर्षा मिलता है इसको, इसलिए इस प्रकार के वन का विकास होता है। और ये वर्षा की जो मात्रा है ये 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में, तो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र में पतझड़ वन या पर्णपाती वन मिलेगा। ह्यूमिडिटी चाहिए, मौसम में नमी चाहिए, लेकिन इतना पानी नहीं है जितना सदाबहार वन में। और इस 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है इसको साधारण वर्षा वाला क्षेत्र कहते हैं, साधारण वर्षा वाला क्षेत्र। तो एग्जाम में पूछ दे कि साधारण वर्षा वाला क्षेत्र में कौन वन मिलेगा, तो मिलेगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन और अत्यधिक वर्षा में सदाबहार वन। अब यहां ध्यान रखें कि साधारण वर्षा वाला जो जोन है इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर वाले को इसके अंतर्गत रख रहे हैं। लेकिन अब यहां ध्यान रखना है कि इसी वनों को हम फिर से दो भाग में विभाजित कर देते हैं, दो भाग में विभाजित करते हैं और दो भाग में जब बांटेंगे तो दो प्रकार के वन मिलेगा। यहां
उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, एक मिलेगा आर्द्र पतझड़ वन, आर्द्र पतझड़ वन, ये ध्यान रखना। और दूसरा मिलेगा शुष्क पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन। तो दोनों पतझड़ ही है, लेकिन एक है आर्द्र पतझड़ वन और एक है शुष्क पतझड़ वन। तो नॉर्मली 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला जोन होता है तो उसको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहते हैं। लेकिन जब वर्गीकरण करेंगे तो ये वन दो भाग में मिलेगा, एक होगा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वाला वर्षा वाला, और एक होगा 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाला। तो ये साधारण है और साधारण से कम है, ये साधारण वर्षा वाला क्षेत्र है, ये कम वर्षा वाला क्षेत्र, और 50 से कम हो जाता है तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। तो इस रूप में आपको ध्यान रखना कि वर्षा घट रही है और उसी प्रकार से वन का वर्गीकरण भी हो रहा है अलग अलग। तो नामी से स्पष्ट से आर्द्र मतलब ह्यूमिडिटी है, नमी जहां है, और शुष्क मतलब ड्राई है जहां नमी नहीं। तो पतझड़ वन दो तरह के, एक आर्द्र पतझड़ वन और एक शुष्क पतझड़ वन। आर्द्र पतझड़ में उन क्षेत्रों में मिलेगा जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, और शुष्क पतझड़ वन वहां मिलेगा जहां वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। और ध्यान रखना है कि ये वन मुख्य रूप से मॉनसून पर डिपेंडेंट होता है। ये ध्यान रखना है कि ये मुख्य रूप से मॉनसून पर डिपेंडेंट वन है, और मॉनसून का मतलब होता है वर्षा। ये ध्यान रखना, मॉनसून का मतलब वर्षा, और इसलिए ध्यान रखना है कि मॉनसून और वर्षा पर डिपेंडेंट होने के कारण इसको मॉनसूनी वन, मॉनसूनी वन या इसी को मॉनसूनी वन या इसी को वर्षा वन भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ देगा कि मॉनसूनी वन या वर्षा वन कहा जाता है सदाबहार वन को, पतझड़ वन को, तो कहेंगे सदाबहार वन को नहीं, पतझड़ वन को, क्योंकि ये पूरी तरह से मॉनसूनी वर्षा पर आधारित है। तो आप लोग देख रहे हैं कि पावर कट हो गया है, मौसम थोड़ा सा खराब है, तो इसकी वजह से क्लास हम यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। अगले क्लास में ज्योग्राफी में हम लोग उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को देखेंगे विस्तार से, इसकी विशेषता, इसमें वनों का प्रकार, पौधे का प्रकार, और भारत में किन किन क्षेत्रों में वन मिलता है, ये सब हम लोग फिर से स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आवर में आप लोग जुड़े रहिए, क्वेश्चन आवर जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, करंट अफेयर कंटिन्यूटी के साथ देखते रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, देखने के बाद लाइक कीजिए और अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। हैव ए नाइस डे। बोलिए सब मिलकर जय हो मैया की। थैंक यू।